लोग आज बात करेंगे आईपीओ के बारे में। हम सब जानते हैं पिछले हम सब लोग कोविड कोविड जो महामारी है उससे जूझ रहे हैं। कोविड महामारी में देश की जो हमारा पूंजी बाजार है, इसको हम लोग कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट के नाम से जानते हैं, जिसका जो बम्बई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जिसका सूचकांक है, उसको हम लोग रोज जो हमारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हैं जो उनमें रोज हम लोग उसका उतार चढ़ाव देखते हैं। कोविड के कोविड की महामारी के समय में जो पिछले साल मार्च में अपने चरम में थी, उसमें हमने बाजार में बहुत उतार चढ़ाव देखा। उस उतार चढ़ाव में बाजार कम से कम 30% नीचे गिरा। उसके बाद बाजार जैसे जैसे महामारी को हम लोग समझने लगे, धीरे धीरे जो केंद्रीय बैंक हैं उन्होंने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए काम शुरू किया, ब्याज की दरें कम की। तो हमारी जो ये पूंजी बाजार था, इसमें बहुत सारे नए निवेशक आके जुड़े। ये जो नए निवेशक थे, इन निवेशकों इसमें ऐसे बहुत सारे निवेशक बाजार में आए जो कि जिन्होंने पहली बार निवेश करना शुरू किया। ये कहना गलत नहीं है कि पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर डीमैट अकाउंट खुले, रिकॉर्ड स्तर पर एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो शुरू हुए। ये दर्शाता है कि किस तरह से लोगों का विश्वास पूंजी बाजार में आना शुरू हुआ। परंतु इसके साथ साथ ये एक ये एक चुनौती भी पैदा करता है कि कैसे जो नए निवेशक हैं जो बाजार में जुड़ रहे हैं वो कैसे जिम्मेदारी से निवेश करें। इसी श्रृंखला में आज ये सत्र है, लोगों को ये समझाने के, ये निवेशकों को समझाने के का एक प्रयास है, जिसमें हम सब लोग जिसमें हम सब लोग एक अपना अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि किस तरह से जो हमारे निवेशक भाई हैं, हमारे दोस्तगण हैं, जो अपनी बाजार की गाड़ी कमाई का हिस्सा इस पे लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं उनको कुछ शिक्षित कर पाऊं। इस सत्र को शुरू करने से पहले हर्ष, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? हर्ष, Sir, the control is with you. no, I think control is taken away by Gopal Das. Just one second. Sir, can you once please unshare the file and reshare? Okay. या ओके। तो मैं अपनी जो पीपीटी है इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें कहूंगा। इस सत्र में मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये मेरा निजी विचार है। इसमें ये जो विचार मेरे जिस संस्था को मैं को संबंध रखता हूँ उसके विचार नहीं है। इस पीपीटी में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है वो एक शैक्षणिक और जागरूक करने के संबंध में दिखाया जा रहा है। इसमें जो भी कुछ मटेरियल इस पीपीटी में है, अगर कोई इसको का इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, बट उसको मेंशन करना, उसको ये उल्लेख करना पड़ेगा कि ये कहाँ से उसने लिया है, और उसको सेबी को या स्टॉक एक्सचेंज से डिपॉजिटरी को मेंशन करना चाहिए। इसमें जो भी कोई भी आदमी इस पीपीटी के ऊपर रिलाई करके अगर कुछ भी कदम उठाता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होगा। हमने पूरी कोशिश की है इस पीपीटी में जो भी हमने लिखा है वो ठीक हो, सटीक हो, अपडेटेड हो, बट फिर भी अगर कुछ इसमें रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम इस सत्र में हम बात करेंगे
कि ये जो प्राइमरी मार्केट क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाजार क्या है, और ये जो आईपीओ में किस तरह से हम लोग निवेश करें, किसी भी निवेशक का हक, उसकी जिम्मेवारी क्या है, उसके हक क्या है, और कोई भी जब आईपीओ में निवेश करने से पहले वो ऑफर डॉक्यूमेंट को किस तरह से पढ़े, उसमें क्या क्या तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आईपीओ में किस तरह से जो अ, जो रकम है वो किस तरह से निर्धारित की जाती है, किस तरह से उसका जो कीमत है वो निर्धारित की जाती है, और जो भी निवेशक आईपीओ में जो निवेश करता है किस तरह से उसको पता लगता है कि मुझे इसमें शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किस तरह से अगर वो नहीं मिला तो उसका उसका जो पैसा उसने निवेश किया है वो किस तरह से उसको वापस मिलेगा। और ये जो आरटीए है, आरटीए का इनमें क्या रोल है। और हम कुछ ये भी बात करेंगे कि अगर किसी भी निवेशक का आईपीओ से संबंध अगर उसको कोई शिकायत है तो वो शिकायत का निपटारा उसका कैसे किया जाएगा, वो किस संस्था से अपनी शिकायत कर सकता है ताकि उसका निवारण जल्द से जल्द हो सके। तो ये सब चीजें आज इस हम सत्र में सीखेंगे। तो मेरे साथ मेरे साथीगण जो एनएसडीएल से हर्ष जी हैं, और जो एमएससी से हरीश फाल्के हैं, वो भी मेरा साथ देंगे। शुरू मैं कर रहा हूँ, बीच में जहां जहां उनकी स्लाइडें आएंगी वो मेरा साथ देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है। तो जिस तरह से हमारे जो पूंजी बाजार है, इस पूंजी बाजार को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है, इसमें कोई भी कंपनी जो पहली बार कोई भी शेयर इशू करती है निवेशकों को और बाजार से पैसा उठाती है, इस क्रम को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अगर पहले से ही जो शेयर इशू किए हुए हैं बाजार में, अगर उस पर खरीद फरोख्त होती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी बाजार में दो तरह के लोग अपने जो सिक्योरिटीज हैं, जो अपनी निविदाएं हैं वो इशू कर सकते हैं। इसमें कंपनी आ सकती है या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनकी जो कंपनियां हैं वो आ सकती हैं। प्राइमरी मार्केट में जो मुख्य तौर पर जो इश्यूज आते हैं उनको हम लोग पब्लिक इशू, प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू या फिर बोनस इशू के नाम से जानते हैं। मैं आगे की स्लाइड्स में हर एक चीज को विस्तार से समझाऊंगा कि ये इन सब जो शब्द हैं इनका क्या महत्व है और इस सब में किस तरह से हम लोग निवेश कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कोई भी जब कंपनी, कोई भी कोई भी कॉरपोरेट जगत, कोई भी कंपनी जब बाजार में आती है पैसा उठाने के लिए, उसका मकसद क्या हो सकता है, उसका लक्ष्य क्या हो सकता है। तो मुख्य तौर पे अगर देखें तो सबसे पहला लक्ष्य, अगर कोई उत्पादन करने वाली कंपनी है, जैसे कि जो चीनी निर्माता कंपनी है, स्टील निर्माता कंपनी है, या फिर कोई चावल बनाने वाली कंपनी है, दालें बनाने वाली कंपनी है, तेल बनाने वाली कंपनी, जी बहुत सारी जो कि उत्पादन करने वाली कंपनी है, अगर उसको कोई नया कहीं पर प्लांट लगाना है, प्रोजेक्ट लगाना है, तो हो सकता है कि उसको उसके लिए पैसे की जरूरत हो, या फिर पहले से ही कोई प्लांट लगाया हुआ है, उसको उसका नवीनीकरण करने की जरूरत हो उसको, क्योंकि हम सब जानते हैं आज के टाइम में तकनीक कितनी जल्दी से, कितना तेज गति से बदल रही है। तो इसमें
जरूरत होती है कि जो हमारा प्रोसेस है उसको किस तरह से बाजार में जो नया प्रोसेस आया है उसके साथ आप उसको मैच कर सकें। तो इसके लिए हो सकता है कि उसको प्लांट के नवीनीकरण करने के लिए पैसे की जरूरत हो, या फिर हो सकता है कि कोई भी कंपनी है जो कि एक, मान लीजिए गन्ना, मान लीजिए चीनी बनाने वाली कंपनी है, चीनी बनाने के साथ साथ वो बिजली भी बनाएगी, बिजली के साथ साथ हो सकता है कि वो जो स्पिरिट होती है उसको बनाना चाहती है, उस लाइन में आना चाहती है, तो विविधता करना चाहती है अपने अपने बिजनेस में, अपने जो उसका उत्पादन श्रृंखला है उसके लिए उसको पैसा चाहिए, या फिर अपना जो प्रोसेस है इसको फर्दर अपग्रेड करना चाहती है। तो ये सब उद्देश्यों की वजह से कोई भी कंपनी बाजार में आकर पैसा उठाने के लिए आ सकती है। ये सब जो मकसद रहते हैं ये मुख्य तौर पर किसी भी कंपनी के जो प्राइमरी ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग 3 शब्दों के नाम से जानते हैं, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या फिर प्रोस्पेक्टस, इन तीनों का एक अलग अलग क्रम रहता है। उन सब में ये मुख्य तौर पर लिखा जाता है कि किस मकसद से कंपनी बाजार में आकर पैसा उठाना चाहती है। तो आइए हम समझते हैं ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये किस तरह से काम करती है। तो ये जो हमारा जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार के आगे आगे अलग अलग घटक हैं। इसके घटक में एक तरफ तो है मनी मार्केट जिसको कि मुख्य तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल नियंत्रण करता है। दूसरे जगह पर कैपिटल मार्केट जिसके लिए सेबी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसमें मैं कार्यरत हूं। पूंजी बाजार, ये प्रतिभूति बाजार, कैपिटल मार्केट, इसके अंदर एक तो है सिक्योरिटीज मार्केट और दूसरा है अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। और सिक्योरिटीज मार्केट में उसको हम अलग आगे 2 तरह से बांट सकते हैं, जिसमें नई सिक्योरिटीज या फिर सेकेंडरी मार्केट, जो कि पहले से ही इशूड है, वो बाजार में आके दोबारा उसमें सेल परचेज होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो वित्तीय बाजार है वो कार्य करता है। आइए अब मैं आइए हम लोग फर्क जानने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क है। जैसे कि मैं पहले भी बताया है, जो प्राइमरी मार्केट है वहां पर जो प्रतिभूतियां हैं, शेयरों को हम लोग हिंदी में प्रतिभूति बोलते हैं, सिक्योरिटीज को। तो प्राइमरी मार्केट में जो प्रतिभूतियां हैं ये पहली बार पब्लिक को इशू की जाती हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में प्रतिभूतियां जो पहले से ही बाजार में है उनमें खरीद फरोख्त होती है। जिस तरह से अगर हम देखें, अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर एग्जांपल, अगर वो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, अगर कोई भी बंदा उसका शेयर खरीदे बेचे तो ये सेकेंडरी मार्केट है। अगर कोई नई कंपनी, जैसे कल अभी कोई कंपनी नई आ रही है, उसने शेयर इशू किया, वो प्राइमरी मार्केट हुआ। प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट को हम लोग पोस्ट इशू मार्केट भी बोल देते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो कीमत है, जिस शेयर कीमत के ऊपर जो प्रतिभूतियां हैं वो जारी की जाती हैं, उसकी जो कीमत है वो कीमत को कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर के साथ सलाह मशवरा करने के बाद तय करती है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में ये जो कीमत है, ये जो बाजार की ताकतें हैं, जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, वो इस कीमत को तय करती है। अब इन दोनों प्राइमरी मार्केट में जो मुख्य घटक है, प्राइमरी मार्केट के मुख्य घटक हैं मर्चेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर्स और आरटीएस। सेकेंडरी मार्केट के मुख्य घटक है स्टॉक ब्रोकर एंड डीपी। पर्पस, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। प्राइमरी मार्केट का मुख्य उद्देश्य है बाजार से पैसा इकट्ठा करना, उस उद्देश्यों के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि या तो उनको कारोबार आगे बढ़ाना है, नया प्लांट लगाना है, या बने हुए प्लांट को अलग अलग तरह से उसको
विविधताएं अलग अलग लाइनों में जाना है, या फिर और उसके बाद अपनी जो नई निविदाएं जो शेयर इशू किए हैं उसकी मार्केट में लिस्टिंग करानी है। लिस्टिंग कराने से क्या होता है, लिस्टिंग कराने के बाद वो जो शेयर इशू किए हैं उसमें खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। लिस्टिंग जब तक किसी भी शेयर की लिस्टिंग नहीं होती तब तक उस शेयर्स में खरीद फरोख्त शुरू नहीं हो सकती। इसी तरह से जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में जारी की हुई प्रतिभूतियों में खरीद फरोख्त होती है। इससे जो निवेशक है उनको तरलता मिलती है। कोई भी अगर निवेशक, अगर उसके पास शेयर हो पर उसके पास बाजार ना हो, उसके पास वो प्लेटफॉर्म ना हो जिसमें कि वो लोगों को प्रतिभूतियां बेच सके, तो वो उसके जो शेयर है उसमें तरलता खत्म हो जाएगी। जब उसको पैसा चाहिए और तब उस समय वो खरीदार को ढूंढना में सक्षम नहीं रह पाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि जो इशू है ये किस किस कितने तरह के हो सकते हैं, हम इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो इशू है वो मुख्यतः चार तरह के हो सकते हैं। या तो पब्लिक इशू होगा, या वो राइट इशू होगा, या बोनस इशू, या प्राइवेट प्लेसमेंट। में सबको धीरे धीरे समझाने का प्रयत्न करता हूं। पब्लिक इशू, जब भी कोई कंपनी 200 या उससे ज्यादा लोगों को निविदाएं इशू करती हैं तो उसको पब्लिक इशू बोलते हैं। पब्लिक इशू जब पहली बार आता है तो उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब जो कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड है और वो दूसरी बार शेयर पब्लिक को इशू करती है तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ में, जब आईपीओ मार्केट में आता है तो उसमें या तो कंपनी पहली बार नए शेयर इशू करेगी, या फिर जो शेयर पहले से ही इशू किए हुए हैं उन लोगों को जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया था, कंपनी को चलाया, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं या फिर जो फाउंडर्स हैं, उनके शेयर को पब्लिक को बेचा जा सकता है। इसी तरह से जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है उसमें या तो नए शेयर इशू हो सकते हैं, या फिर जो पहले से ही इशू शेयर हैं वो दोबारा वो लोगों को बेच सकते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में कंपनी को जब दोबारा फिर पैसे की जरूरत होती है, वही कारण जो मैंने आपको पहले बताया, उसी कारण की वजह से कंपनी दोबारा शेयर को इशू कर सकती है। उनको हम बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके साथ ही राइट इशू, राइट इशू में क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर धारकों को दोबारा पैसे उगाने के लिए शेयर इशू करती हैं तो उसको राइट इशू बोलते हैं। राइट इशू में मान लीजिए एक कंपनी में ये 1 लाख शेयर पहले से इशू किए हुए हैं 10,000 लोगों को, तो 10,000 और कंपनी दोबारा 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, तो इसमें हर किसी शेयर होल्डर को मौका दिया जाएगा, हर एक शेयर होल्डर एक एक शेयर दोबारा खरीद सकता है। इस शेयर खरीदने के लिए उनको राइट इंटाइटलमेंट दी जाती है। ये राइट इंटाइटलमेंट डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और इसका भी बाजार में खरीद फरोख्त होता है। जो लोग राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो अपना जो राइट है वो राइट को दूसरे दूसरे किसी निवेशक को पूंजी बाजार में बेच सकते हैं। बोनस इशू, बोनस इशू में कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता, कंपनी के पास जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ है, जो कंपनी के रिजर्व है, उस रिजर्व को कैपिटलाइज करके कंपनी नए शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर देती है। इससे कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो बढ़ जाते हैं पर कंपनी के पास कैश कुछ नहीं आता। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी कुछ चुनिंदा लोग को शेयर इशू करती है एक तय कीमत में अपने शेयर होल्डर्स की अनुमति लेने के बाद। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है इसमें मुख्य दो तरह के, इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल इशू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट।
जितने भी निवेशक हैं इनमें एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। जितने भी बड़े निवेशक हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स हुए, इंश्योरेंस कंपनीज हुई, बैंक्स हुए, जो कि बड़े इंस्टीट्यूशन है जिनके जिनके पास अच्छी बड़ी नेटवर्थ है, जो कि किसी भी जिनके पास पूरा मैकेनिज्म है और उनके पास एक बहुत बड़ा एक फंड कॉर्पस है निवेश करने के लिए, उन लोगों को क्यूआईबी की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ क्यूआईबी को हो, वो क्यूआईबी जिनका मैंने आपको नाम बताया है, उस इशू को बोला जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अगर इनके अलावा कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही कंपनी शेयर जारी करती है, पूरे आप पब्लिक एट लार्ज को इशू नहीं करती। थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ आईपीओ क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आईपीओ जब कोई कंपनी पहली बार बाजार में आकर शेयर इशू करती है। ये अनलिस्टेड कंपनी जो कि बाजार में नहीं आई है, लिस्टेड नहीं है, वो कंपनी आईपीओ ला सकती है। इसमें कंपनी या तो नए शेयर इशू करेगी या फिर जो शेयर पहले से इशू किए हुए हैं वो लोग अपने शेयर को लोगों को बेच सकती है। इसके बाद आईपीओ लाने के बाद कंपनी अपने आप को बाजार में लिस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करवा सकती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर कंपनी पहली बार बाजार में आ गई, उसके बाद अगर आके पैसा उठाएगी तो उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलेंगे। ये पहले से ही जो लिस्टेड कंपनी वही कर सकती है। राइट इशू, राइट इशू भी मैं जैसे आपको बताया है, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वही राइट इशू कर सकती है। राइट इशू में जो कंपनी के पहले से ही जो शेयर धारक हैं उन शेयर धारकों को ही राइट इशू किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट, एक तय डेट निर्धारित करती है। उस तय दिन के अंदर जो कंपनी के शेयर धारक हैं उन शेयर धारकों को एक मौका दिया जाता है। अगर वो कंपनी में दोबारा निवेश करना चाहते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। अगर निवेश नहीं करना चाहते तो अपना जो हक है जिसको हम राइट इंटाइटलमेंट बोलते हैं, उस राइट इंटाइटलमेंट को दूसरे निवेशकों को बेच सकते हैं, जिससे कि वो कंपनी के राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोनस इशू, बोनस इशू एक, जैसे आपको बताया कि बोनस इशू में कंपनी के पास कुछ कैश नहीं आता। जो लिस्टेड कंपनी है उसमें अगर कुछ प्रॉफिट जो रिजर्व पड़े हैं, जो प्रीमियम पड़ा है, उसको कैपिटलाइज करके कंपनी शेयर इशू कर देती है। ऐसा करने से कंपनी के जो शेयर हैं उनकी जो गिनती है वो बढ़ जाती है। ये भी उसी तरह से एक रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने निर्धारित की है, उस रिकॉर्ड डेट पे जो कंपनी के शेयर धारक हैं उनको एक तय रेशियो के अंदर ही शेयर दिए जाते हैं। प्रेफरेंशियल इशू इस तरह से, अगर कंपनी को, जो कंपनी लिस्टेड है, जो पहले से ही पूंजी बाजार में लिस्टेड है, अगर उसको पैसे की बहुत जल्द जरूरत है और उसके पास कुछ चंद लोग हैं जो उसमें निवेश करने को तैयार हैं, अगर उनको करती है तो उसको प्रेफरेंशियल इशू कहा जाएगा। ये प्रेफरेंशियल इशू में कुछ नियम कायदे हैं जिसको मानकर ही कंपनी प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है। जैसे कि उसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा, और लॉक इन, लॉक इन का मतलब ये होता है कि जिस भी शेयर धारक ने को शेयर इशू किए गए वो एक तय समय के से पहले उन शेयरों को बेच नहीं सकते हैं। इसको लॉक इन कहते हैं। उस तरह से क्यूआईपी, एक लिस्टेड कंपनी जब नए शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इशू करे उसको हम क्यों कहेंगे। इसमें भी कुछ तय मानक मानक शर्तें हैं जिसको मानकर ही कंपनी क्यूब कर सकती है।
अब हम ये प्रक्रिया समझते हैं कि जो आईपीओ आता है उसमें किस प्रक्रिया से गुजरकर कंपनी आईपीओ लाती है। सबसे पहले देखिए, मैं अभी सेबी में जो भी कोई नया इशू आता है उसको हैंडल करता हूं। तो मैं एक आपको एक प्रैक्टिकल जो अ, जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है उसको समझाने की का प्रयत्न करूंगा। कोई भी कंपनी अगर बाजार में आकर पैसा उगाना उठाना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक एलएम, जिसको हम बोलते हैं लीड मैनेजर या फिर मर्चेंट बैंकर, उससे संपर्क करना होता है। उस वो मर्चेंट बैंकर एक डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट बनाता है। उस रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट को वो सेबी में जमा करता है, और साथ ही जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेता है। वो अप्रूवल में आने के बाद सेबी उस डीआरएचपी को देखती है। वो देखने के बाद उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन देती है। सेबी के ऑब्जर्वेशन के अलावा अगर मान लीजिए वो कंपनी किसी और सेक्टोरल रेगुलेटर, किसी और संबंधित प्राधिकरण से संचालित होती है, उनकी ऑब्जर्वेशन और उनकी जो प्रवानगी है उसकी जरूरत होती है। अगर सब प्रवानगियां, सब अप्रूवल, सब ऑब्जर्वेशन आ जाती है, उस ऑब्जर्वेशन आने के बाद कंपनी अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस आरओसी में फाइल करती है। आरओसी में फाइल करने के बाद जो इशू है वो खुल जाता है। इशू खुलने के बाद कम इशू खुलने के लिए जो कंपनियां बाजार में एडवर्टीजमेंट लाती हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि इस दिन जो 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 इशू है वो खुलेगा, इस दिन इशू बंद होगा, उसमें इशू की कीमत ये रहेगी, और ये इशू किन लोगों के द्वारा किस कंपनी के लिए लाया जा रहा है, और कितने शेयर किस किस कीमत पर इशू किए जाएंगे, ये सारी जानकारी उस एडवर्टीजमेंट में दी जाती है। ये सब करने के बाद ये जो ये सब करने के बाद जो शेयर हैं वो अलॉट कर दिए जाते हैं। अलॉट होने के बाद वो जो शेयर है स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होने शुरू होते हैं, जिसको कहा जाता है कि कंपनी लिस्ट हो गई है। आप इस स्लाइड को आप लेंगे हरीश? Sir, I will continue. Okay. जैसे सर ने बताया कि आईपीओ में कैसे अपन आईपीओ कैसा होता है, पब्लिक इशू क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि पब्लिक इशू में निवेश कैसे किया जाता है। तो एक तो ऑनलाइन मोड होता है और दूसरा ऑफलाइन मोड होता है। ऑफलाइन मोड मतलब जैसे आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाके फिजिकल फॉर्म आता है आईपीओ का, तो वो फिलअप करके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, तो वो ऑफलाइन मोड हो गया। और ऑनलाइन मोड में 3 टाइप आता है, जैसे एसबा हुआ, यूपीआई इन एसबा हुआ और 3 इन 1 अकाउंट हुआ। तो एसबा बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होता है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, जैसे सपोज अगर आपने एक एग्जांपल देते हैं, एक एबीसी आईपीओ हुआ है, तो वो आईपीओ में आप निवेश कर रहे हो। तो एसबा क्या करता है, आपका जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू है पर लॉट, तो आपने जितने लॉट के लिए अप्लाई किया होगा, तो वो लॉट एसबा थ्रू वो अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है। तो ये ब्लॉक्ड होने के बाद अगर आपको वो एसबा थ्रू आईपीओ अलॉट हुआ, तो वो आपका कंपनी के पास आपका पैसे जाता है और वो शेयर लॉट आपके डीमैट अकाउंट में आता है। अगर ये प्रोसेस में अगर एसबा थ्रू आपको ये नहीं लगा आईपीओ, तो जो आपकी अमाउंट ब्लॉक हुए हैं, तो वो विद इन 7 वर्किंग डेज में वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। और यूपीआई एंड एसबा लाइक आप कौन सा एक थर्ड पार्टी ऐप से आप ये कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, तो ये एसबा सपोर्ट करता है यूपीआई को, तो वहाँ पे नॉर्मली आपका यूपीआई आईडी आप डाल के इसमें निवेश कर सकते हो। एंड 3 इन 1 अकाउंट लाइक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। जैसे ये आईपीओ में निवेश करने के लिए हेलो
yes, please go on. ओके 3-in-1 अकाउंट में होता है डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट होता है। तो डीमैट अकाउंट इज बेसिकली में जो आईपीओस और जो शेयर्स होते हैं तो वो डीमैट अकाउंट में होते हैं। एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग के लिए होता है, जो शेयर्स अपन बाय एंड सेल्स करते हैं। एंड बैंक अकाउंट होता है जो आप ट्रेडिंग करते हो, बाइंग एंड सेलिंग, तो वो जो मनी ट्रांसफर होता है वो आपके बैंक अकाउंट थ्रू होता है। तो इसके थ्रू आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते थ्रू ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। यस, अभी हम बात करेंगे कि एक बार जब कोई भी निवेशक अगर शेयर खरीद लेता है तो उसके क्या हक रहते हैं, उसमें उसको कौन से राइट मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो निवेश करता है। देखिए, एक सिक्योरिटीज वो किसी भी कंपनी में एक निवेशक एक शेयर खरीदने की वजह से उस कंपनी का प्रपोर्शनेट मालिक बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर हैं, तो अगर किसी ने उस कंपनी में 10 शेयर खरीदे तो वो कंपनी में 10% का हिस्सेदार बन जाता है। तो ये 0.1% से लेकर 100% किसी भी अमाउंट तक वो कंपनी का में हिस्सेदारी उसकी हो सकती है। अभी जब एक बार कोई भी निवेशक कंपनी में जब हिस्सेदार बन जाता है तो उसकी वजह से कंपनी में जो भी फर्दर कॉर्पोरेट बेनिफिट होंगे, कॉर्पोरेट बेनिफिट जैसे अगर कंपनी कभी भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, इक्विटी शेयर जब हम खरीदते हैं उस पर कंपनी डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो दे सकती है, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं दे सकती। उसके अलावा अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, राइट शेयर इशू करेगी, ऐसा कोई भी अगर इवेंट आएगा तो ये सब में जो शेयर होल्डर है उसके पास उन कॉर्पोरेट बेनिफिट्स में भागीदारी लेने का हक मिल जाता है उसको। इसके अलावा कंपनी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करती है, वो एनुअल रिपोर्ट पाने का उसको हक मिलता है एज पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 हमारे जो शेयर धारक हैं उनके लिए, कंपनी के शेयर धारकों के लिए बहुत सारे राइट्स उनके जो मिलते हैं उनको कानूनी हक देता है। कानूनी हक किस तरह का? कानूनी हक और कंपनी के लिए कानूनी जिम्मेवारियां, उनकी ड्यूटीज बताता है। जैसे कि कोई भी कंपनी को अगर कोई काम करना है तो उस काम करने के लिए अपने डायरेक्टर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर से परवानगी लेंगे कंपनी की जनरल मीटिंग में। उस जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स हैं वो जनरल मीटिंग करने से पहले उनको नोटिस देना जरूरी है, तो नोटिस पाने का अधिकार मिल जाता है उनको। नोटिस लेने के बाद आने के बाद मीटिंग में शामिल होने का उनको हक मिलता है। मीटिंग में शामिल होने के बाद मीटिंग में अगर कोई चुनाव होता है किसी मुद्दे के ऊपर, उस चुनाव में उनको वोट डालने का हक मिलता है। इसके अलावा कंपनी कोई भी समय समय पर जो सूचनाएं जो कि वैधानिक तौर पर कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी को अपने शेयर धारकों को देनी रहती है, वो सब सूचनाएं देने का अधिकार शेयर होल्डर को मिल जाता है, चाहे उसमें उसका 1 शेयर हो, 1% शेयर हो या फिर 1% से ज्यादा शेयर हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, कंपनी के कोई भी जो मुख्य निर्णय किस तरह के? कंपनी को आगे काम करने के लिए और पैसा उठाना है बाजार से, कंपनी को काम करने के लिए नया प्लांट लगाना है, कंपनी को लोन लेना है बैंक से, एक तय सीमा से ज्यादा लोन लेना है, या अपना जो प्लांट है उसको सेल करना, बड़े बड़े निर्णय लेने हैं जिसके लिए जो कंपनी की का प्रबंधक बोर्ड है, मैनेजमेंट बोर्ड है, वो कंपनी के शेयर होल्डर के पास आकर परवानगी लेता है। तो ये सब परवानगियों के लिए ई वोटिंग या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने का उनको हक मिलता है। तो जितने भी शेयर धारक हैं, जो मेरे निवेशक भाई लोग पूंजी बाजार में पैसा लगाते हैं, उन सबको अपने अपने
हक पता होने चाहिए, वो हक को, वो अपने जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज कैसे करना है वो पता होना चाहिए, और समय समय पर वो राइट्स को एक्सरसाइज करके कंपनी में अपना जो उनका अहम रोल है उसको उनको अदा करना चाहिए। अब इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि कोई भी कंपनी, कोई भी जो शेयर धारक है, जब वो कंपनी के शेयर खरीद लेता है तो उसको और क्या हक मिलते हैं। कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट शेयर धारक को ये हक देता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रश्न पूछ सके कि ये काम आप क्यों कर रहे हो, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम, ये जो मुद्दा, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अगर अगर कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का प्रबंधक बोर्ड ये कहता है कि हम लोग राइट इशू लाएंगे, तो पूछा जा सकता है शेयर धारकों के द्वारा कि राइट इशू ही क्यों ला रहे हो, फॉलोन पब्लिक इशू क्यों नहीं कर रहे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्यों नहीं करते, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्यों कर रहे हो, राइट इशू क्यों नहीं कर रहे हो। ये सब प्रश्न शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स को पूछ सकते हैं, और अपना भी कोई अगर उनका एजेंडा है, वो एजेंडा भी रखने के लिए डायरेक्टर्स को बोला जा सकता है, और कोई भी नया रेजोल्यूशन को प्रपोज किया जा सकता है जिससे कि जो कंपनी की पब्लिक जो शेयर होल्डर मीटिंग है, ताकि उस पर चर्चा की जा सके। कंपनीज के इसी तरह से जो शेयर धारक हैं उनको अलग अलग जो कंपनीज की मीटिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उनमें शामिल होने का हक मिलता है। उस कंपनीज में शामिल होकर वो मर्जर, एक्विजिशंस, डायरेक्टर्स को चुनना, उनको, उनका जो नियुक्ति है उसको आगे बढ़ाना, उनको नियुक्ति को खत्म करना, जो कंपनी के ऑडिटर हैं, लेखा परीक्षक हैं, उनको नियुक्त करना, उनको रिटायर करना, ऐसे सारे जो निर्णय हैं उन सब निर्णयों पर जो वोट है, ये सब सारा काम शेयर धारकों को इसका हक मिलता है। शेयर धारकों को साथ में ये भी हक मिलता है कि कंपनी की जो वैधानिक लेखा जोखा है उनका वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं जाकर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर, और उनको बस ये भी हक मिलता है कि उनके पास अगर जो शेयर्स हैं उसको वो संबंधित मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत जो अपने शेयर्स हैं वो आगे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर उनको कोई शिकायत है तो वो शिकायत कंपनी के पास दर्ज करा सकते हैं, या फिर सेबी का एक शिकायत प्रणाली है जिसको हम लोग स्कोर्स बोलते हैं, उस पर भी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये सारे हक निवेशकों को मिलते हैं जब निवेशक कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। ये सारे जो हक हैं, इन सब कुछ कुछ सीमाएं हैं, कुछ कुछ पाबंदियां हैं जो कि कानून में लिखी गई हैं। जैसे ये सारी, अगर जो भी निवेशक हैं शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले उनका ये फर्ज बनता है कि अपने हक को जाने, और हक के साथ क्या क्या पाबंदियां हैं उनको जाने, ताकि उनका जो निवेश है वो सुरक्षित रह सके। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो निवेशक हैं उसको हमेशा एक जिम्मेवाराना रुख अख्तियार करना चाहिए। इसके लिए उसको हमेशा सूचित, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इज ए बेटर इन्वेस्टर। तो इसके लिए वो कैसे अपने आप को इन्फॉर्म कर सकता है, वो एनुअल रिपोर्ट पढ़े। एनुअल रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हर साल कंपनी की जो मैनेजमेंट है एक रिपोर्ट बनाती है जिसको हम लोग एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट कंपनी अपने सारे शेयर धारकों को पोस्ट से या ईमेल से भेजती है। ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी उपलब्ध रहती है, और इस एनुअल रिपोर्ट के साथ ही कंपनी जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है उसका नोटिस भी भेजती है।
उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो कंपनी का एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपना कंपनी का बिजनेस, कंपनी का कारोबार किस तरह से चल रहा है, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या सफलताएं हैं, क्या विफलताएं हैं, उस सब का एक लेखा जोखा ब्यौरा प्रस्तुत करता है। और साथ में कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं वो उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान जो कारोबार हुआ, वो कारोबार क्या तय कानूनों के द्वारा हुआ, क्या उसमें कुछ चिंताजनक बात है, क्या उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि निवेशकों को देखनी चाहिए ताकि वो अपना सही निर्णय ले सकें अपने निवेश के लिए। इसके अलावा शेयर धारक अपने आप को सजग रखने के लिए, अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कंपनी को अगर कोई मुख्य जानकारी, कोई भी अगर कॉर्पोरेट इवेंट उसमें अगर होती है तो उसकी जानकारी तुरंत उसको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अपने शेयर धारकों को उपलब्ध करवानी रहती है। जैसे कि अगर कंपनी की कैपिटल में कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बिजनेस में कुछ चेंज हो रहा है, अगर कंपनी ने कुछ प्रेस रिलीज की है, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन की है, वो ये सारी जानकारी जो निवेशक हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज के पटल पर मिल सकती है। आइए अभी हम बात करते हैं कि शेयर धारकों को निवेश करने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। आज के टाइम, आज के वक्त हम लोग देख रहे हैं कि किसी के दोस्त ने किसी आईपीओ में पैसा लगाया, उसको लिस्टिंग के दिन 50% गेन हो गया, तो ये सुनकर जो उसका दोस्त है वो भी तैयार हो गया अपनी जो थोड़ी बहुत उसकी कमाई है उसको लेकर इन्वेस्ट करने के लिए बिना पढ़े लिखे। मेरी सभी निवेशकों से अपील है, जो भी निवेशक पूंजी बाजार में आकर निवेश करना चाहता है, अगर पूंजी बाजार को अपने निवेश का एक हिस्सा बनाना चाहता है, तो सबसे पहली बात कि र्यूमर को बिल्कुल भी ध्यान ना दे। कभी कभी बाजार में एक चलन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बुल मार्केट, बियर मार्केट। जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है इसको हम बुल मार्केट कहते हैं, जब बाजार नीचे की तरफ जाता है तो इसको हम बेयर मार्केट बोलते हैं। इस तरह से बाजार में कभी कभी जब जो चलन बनता है, इस चलन को सोच समझकर पकड़ें, इस चलन को सोच समझकर इसके अनुरूप कार्य करें, किसी के कहने पर ना आए। निवेशकों को निवेश करने से पहले अपना जोखिम, अपना रिस्क एपेटाइट जिसको हम बोलते हैं कि ये देख लेना चाहिए कि उसमें जोखिम लेने की कितनी क्षमता है, उसके निवेश के क्या मानदंड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई निवेशक है जो कि बहुत जवान है, अभी कॉलेज पास आउट हुआ है या फिर अभी काम करने लगा है, तो उसके और अपनी उम्र भी 25 से 30 साल के बीच में है, तो वो जोखिम ज्यादा ले सकता है क्योंकि उसके पास काफी लंबा समय है, जिसकी वजह से अगर उसको उसका जो निवेश में जोखिम भी आ गया तो आने वाले सालों में उसका वो कवर हो सकता है। बट परंतु अगर कोई ऐसा निवेशक है जो कि अपने अ, जो कि अपने अ, अपनी जिंदगी के लास्ट पड़ाव में है, उसके पास उसकी रिटायरमेंट की पूंजी है, अगर वो उसको इक्विटी में लगाएगा, अगर उसका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है क्योंकि उसके पास आगे अपनी जिंदगी की जिम्मेवारियां हैं, तो ये जो निर्णय है ये सही निर्णय नहीं हो सकता है। तो इसके लिए निवेश करने से पहले ये जाने कि उसका जोखिम लेने की क्षमता क्या है, उसको पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, कितना उसको जो रिटर्न है, जो अपना जो निवेश है उसके ऊपर वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, को जानने के बाद ही निवेश करना चाहिए। आइए अभी हम बात करते हैं कि आईपीओ का जो ऑफर डॉक्यूमेंट आता है, जो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, चाहे आईपीओ हो, एफपीओ हो या राइट एप्लीकेशन हो, उसमें किन किन चीजों को उसको देखना चाहिए। पहली चीज, कंपनी क्या उत्पाद बनाती है, कंपनी का प्लांट क्या है, उसकी कीमत क्या है, कंपनी के
आसार क्या है, कंपनी सस्टेनेबल है, उसका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ, उसमें जो अ, उसमें ग्रोथ के चांसेस है कि नहीं है, जो कंपनी का जो बिजनेस है वो स्केलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब इसको आगे बढ़ने के कितने चांसेस हैं, और इसकी जो मार्केट है वो किस बाजार को लक्ष्य करती है, एड्रेसेबल मार्केट क्या है, बाजार में किस हिस्से को वो टारगेट करती है, और ये जो उसका जो बिजनेस है उसके नंबर्स क्या है, उसके जो कंपनी का जो प्रबंधन बोर्ड है उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें किस तरह के लोग बैठे हैं, उन लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या है, और उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और कंपनी का जो मार्जिन क्या है, उसका प्रॉफिटेबल है, लॉसेस में है, पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और आगे का कंपनी की प्लानिंग क्या है, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिहेवियर क्या है, कंपनी ने क्या, कंपनी कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने जो पहले के उसके निवेशक हैं उनके साथ जानकारी साझा करती है, उनको सही सटीक जानकारी समय पर देती है, या जो तय मानक है, जो कानूनी तौर पे जो तय मानक मानक हैं वो उपलब्ध करवाती है या नहीं। उसके अलावा बिजनेस सक्सेशन प्लान क्या है, जैसे हम जानते हैं कभी कभी अगर कंपनी में कुछ लोग, कंपनी के कुछ खास लोग अगर कंपनी को चला रहे हैं, तो अगर वो खास लोग कंपनी के साथ ना रहे तो कंपनी का भविष्य क्या होगा। तो इसके लिए एक कंपनी के पास बिजनेस सक्सेशन पॉलिसी है कि नहीं है, क्या कंपनी कुछ लोगों पर ही निर्भर है, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ही एक निवेशक को निर्णय लेना चाहिए कि उस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर कि मैं आज आईपीओ में पैसा लगाऊंगा और लिस्टिंग के दिन मुझे अनप्रेसिडेंटेड, जो कि बहुत बड़ा मुझे रिटर्न मिल जाए, ऐसी सोच के साथ किसी को निवेश नहीं करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड गेन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लिस्टिंग में एक लंबे समय के लिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने के बाद ही निवेश करें, यही सबके हित में है। ये जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हो, कोई भी जो ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस आता है ये उसकी तस्वीर है। इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो जानकारी है सेबी की वेबसाइट में, स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट में, मर्चेंट बैंकर्स की वेबसाइट पे आपको, या कंपनी की खुद की वेबसाइट पर आपको इसकी प्रति मिल सकती है। इस प्रति पर सबसे पहले ये किसी भी ऑफर डॉक्यूमेंट का पहला कवर पेज इसको बोलते हैं, ये वो है। इसमें जो नीचे रंग बिरंगे जो आइकॉन लगे हैं, ये जो कंपनी के जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, ये उनके उनके लोगोस लगे हुए हैं। इसमें लिखा जाता है कि कौन सी कंपनी कौन सा इशू ला रही है, उसके कितने शेयर इशू करना चाहती है, कितने रुपए के शेयर इशू कर, उसकी कीमत क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, या क्या कंपनी प्रोफेशनल मैनेज है, उसमें रिस्क क्या है। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क इन रिलेशन टू द ऑफर डॉक्यूमेंट। किसी भी कंपनी शेयर धारक निवेशक को निवेश करने से पहले रिस्क जरूर पड़ना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है जिसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें ये चैप्टर जरूर देखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहता है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। जैसे मैंने पहले भी बात की है, इसमें कंपनी बताती है कि किस मकसद की वजह से वो बाजार से पैसा उठा रहे हैं, और इसमें एक सेक्शन रहता है कि अवर मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, उसके प्रमोटर कौन है, अवर ग्रुप कंपनीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, किन लोगों के साथ उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटिगेशन, कंपनी की आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, किन लोगों के साथ कानूनी वाद विवाद चल रहा है कंपनी का, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 साल के, ये सब दिए जाते हैं। इन सबको निवेशकों को पढ़ना चाहिए। ये सब चीजों को पढ़ने के बाद ही एक सही निर्णय लेना चाहिए, निवेश करना है कि नहीं करना चाहिए। मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है जो आज मुझे सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं या आज के बाद कभी सुनेंगे, हमेशा आईपीओ में, पूंजी बाजार में निवेश करने से पहले जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से पढ़ें। ये ऑफर डॉक्यूमेंट आपको सेबी की वेबसाइट, मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है।
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सेक्शन रहता है अबाउट द कंपनी, उसमें कंपनी बताती है कि उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी स्ट्रेटजी, कंपनी क्या उत्पाद बनाती है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या सर्विसेज वो मार्केट में देती है। हिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट मैटर, कंपनी के अतीत में क्या क्या बड़े क्या 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 बड़ी घटनाएं हुई हैं। घटनाएं मतलब कंपनी ने अतीत में कौन कौन से नए बिजनेस खरीदे हैं, कौन कौन से अपने बिजनेस बेचे हैं, प्लांट खरीदे हैं, प्लांट बेचे हैं, किन लोगों के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये सब चीजों की जानकारी हिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट मैटर्स में रहती है। उसके अलावा मैनेजमेंट एंड प्रमोटर सेक्शन, जहां पर कंपनी अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स की जानकारी, उनका उनकी बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और उनकी किस किस कंपनी में उनकी डायरेक्टरशिप है, इसके बारे में बताती है। फाइनेंशियल्स, सेबी आईसीआई रेगुलेशन के तहत हर कंपनी को 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स को देना जरूरी है। निवेशकों को इन अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसमें फुटनोट्स को पढ़ना चाहिए। इससे उनको पता लगता है कि कंपनी की पर वित्तीय हालत क्या है, क्या वो फायदे में है या नुकसान में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, रिस्क फैक्टर्स। अगर आप देखिए पिछले स्लाइड में, तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में कंपनी बताती है कि कौन कौन से कि आने वाले भविष्य में कंपनी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कंपनी वर्तमान में किन किन चुनौतियों का सामना कर रही है, निवेशकों का जो जो शेयरधारक जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उनके निवेश को क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद लिटिगेशन और डिस्प्यूटेड मैटर्स, ये सब चीजों की जानकारी। लिटिगेशन में कंपनी के अगेंस्ट क्या केस चल रहे हैं, सब्सिडियरियों पर क्या केस चल रहे हैं, ग्रुप कंपनी, प्रमोटर, कौन कौन लोग इस वाद विवाद में शामिल हैं, उनका क्या टैक्स से संबंधित, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित कोई केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, इन सब की जानकारियां ऑफर डॉक्यूमेंट में दी जाती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, बेसिस फॉर द ऑफर प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिस फॉर ऑफर प्राइस। कंपनी इस सेक्शन में बताती है कि जो कंपनी ने अपने शेयर की कीमत रखी है, उसका बेसिस क्या है, किस, ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कीमत किस तरह से निर्धारित की गई है। और कंपनी के अगर कोई लिस्टेड पीयर्स हैं, उसके जो बाजार में तुलनात्मक जो कंपनियां हैं, वो किस तरह से कारोबार कर रही हैं, उनके मुकाबले कंपनी का कारोबार किस तरह से है। और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, इसमें जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो विस्तार से बताती है कि कंपनी को पिछले साल के मुकाबले अगर लाभ हुआ है तो क्यों हुआ है, नुकसान हुआ है तो क्यों, अगर कंपनी का कारोबार धीमा पड़ा उसके क्या कारण थे, अगर कंपनी का पिछले साल में व्यापार बहुत बढ़ गया तो उसके क्या कारण थे। हर चीज को बहुत ही विस्तार से कंपनी की मैनेजमेंट उसमें एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको सारी बताई ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, इसके अलावा और भी जानकारियां हैं जिसको पढ़कर निवेशक एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट, कंपनी की जो आरओसी में जो फाइलिंग्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, कंपनी की जो पास्ट बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट क्या है, इंडस्ट्री के जो क्रेडिट रेटिंग्स अगर पास्ट में कंपनी को मिली है, थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेशन कंपनी है उनमें क्या लिखा गया है, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट्स में क्या लिखा गया है, कंपनी का बिजनेस कैसा है। इसके बाद हम बात करेंगे कोई भी जो आईपीओ है, इसमें जो कीमत है वो किस तरह से तय की जाती है। किसी भी आईपीओ में जो कीमत है वो दो तरह से हो सकती है, या तो कीमत पहले ही निर्धारित कर ली जाएगी, या फिर एक प्राइस बैंड दे दिया जाता है, जिस प्राइस बैंड को बुक बिल्डिंग इशू के तहत कंपनी बाजार में
उसका डिमांड के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका कीमत रखा जाए। जैसे कि अगर कोई कंपनी बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू आती है तो वो एक रेंज बताती है, उस रेंज में बताया जाता है कि ये फ्लोर प्राइस है, ये कैप प्राइस है। जैसे कि अगर आप देखें हाल फिलहाल में कोई भी अगर बिजनेस पेपर उठाकर देखें, उसमें लिखा रहेगा प्राइस बैंड 100 से 150। एज पर आईसीआर रेगुलेशन फ्लोर और कैप प्राइस में 20% से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। तो प्राइस बैंड 100 और 120 के बीच में होगा। तो 100 हुआ फ्लोर प्राइस, 120 हुआ कैप प्राइस। तो जितने भी निवेशक आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएंगे, जिस प्राइस पर ज्यादा एप्लीकेशन आएगी वो उससे प्राइस निर्धारित हो जाता है। बुक बिल्डिंग इशू सबसे जितने भी आईपीओ आते हैं सबसे ज्यादा जो देखे जाते हैं वो बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू ही आते हैं। बुक बिल्डिंग इशू में जैसे कि आपको मैंने बताया, कंपनी प्राइस पहले मर्चेंट बैंकर से बात करके प्राइस को पहले निर्धारित कर लेती है। वो प्राइस को ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखती है। उस ऑफर डॉक्यूमेंट को आरओसी में फाइल किया जाता है और उस ऑफर डॉक्यूमेंट में जो डिमांड आती है वो इशू खत्म होने के बाद ही पता लगती है। इस इशू में 50% जो शेयर्स हैं वो 2 लाख रिटेल इन्वेस्टर जो कि 2 लाख तक जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए रखे जाते हैं। एक तस्वीर है जो कि फिक्स प्राइस इशू का जो ऑफर डॉक्यूमेंट रहता है, ये उसकी एक तस्वीर है। अगर आप इसमें आप देख सकते हैं, जो इसका जो पहला पेज है उस पर लिखा जाता है फिक्स प्राइस ऑफ एट अ प्राइस ऑफ 105 रुपए पर इक्विटी शेयर। इसके मुकाबले अगर आप बुक बिल्डिंग इशू का कवर पेज देखें, उसमें लिखा रहेगा, उसमें प्राइस नहीं दिया जाता, प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट में प्राइस बैंड दिया जाता है। ये एक फर्क है। इसमें जो कीमत है पहले ही निर्धारित कर ली जाती है और इसमें कोई प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं होता है। इसमें जो निवेशक हैं उनको अपनी जो एप्लीकेशन है इसी प्राइस पर डालनी पड़ती है, अदरवाइज एप्लीकेशन को इनवैलिड करार दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बुक बिल्ड इशू की। जैसे मैंने आपको बताया, बुक बिल्ड इशू में जो प्राइस है वो पहले निर्धारित नहीं किया जाता है, सिर्फ एक रेंज बताई जाती है। उस रेंज में सब लोग या तो आ, उस आ, या तो ऊपर की तरफ या उसके बीच में किसी भी प्राइस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन करते हैं। जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो माना जाता है ये फिक्स प्राइस रहेगा। बुक बिल्ड इशू में जो डिफरेंस है फ्लोर और कैप में 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है। जो प्राइस बैंड है इसका फेस वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं रहता, जबकि कंपनी बताती है कि प्राइस बैंड में जो फ्लोर कैप है और अपर कैप फेस वैल्यू का कितना टाइम्स है। ये एक एग्जांपल है 100 से 120 रुपए। इसमें 100 फ्लोर प्राइस है जिसको हम बोलते हैं लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, 120 हुआ हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। इन्वेस्टर्स को बुक बिल्ड इशू में निवेश करते हुए ये जरूर लिखना चाहिए कि कितने शेयर वो खरीदना चाहते हैं और किस प्राइस के ऊपर, कितना प्राइस वो देने के लिए तैयार है। अगर वो ये प्राइस नहीं लिखना चाहता तो ये भी लिख सकते हैं एट अपर कैप। ये बात करते हैं बुक बिल्डिंग इशू में कितनी स्टेजेस होती हैं। तो बुक बिल्डिंग इशू में सबसे पहले कंपनी एक लीड मर्चेंट बैंकर जिसको बुक रनर बोलते हैं उसको अपॉइंट करती है। उसके बाद जब इशू खुलता है, इशू तकरीबन 5 दिन के लिए खुलता है और इसमें जो बुक है इलेक्ट्रॉनिकली बनती है। जो निवेशक एक इलेक्ट्रॉनिक अपने ब्रोकर के द्वारा एप्लीकेशन लगाते हैं, वो एप्लीकेशन टर्मिनल में डाली जाती है, उसके द्वारा कंप्यूटर में बिडिंग की जाती है। जब इशू बंद हो जाता है, इशू के बंद होने पर एप्लीकेशन में अलग अलग कीमतों के हिसाब से
ये निर्धारित किया जाता है कि फाइनल किस प्राइस के ऊपर इशू की कीमत तय की जाती है बुक रनर के द्वारा। फाइनल प्राइस के ऊपर जिन जिन लोगों ने शेयर अप्लाई किए हैं उन सबको एलोकेशन हो जाती है। जो लोगों को एलोकेशन नहीं होती उन लोगों का जो पैसा है वो अनब्लॉक कर दिया जाता है, जो कि पहले अस्वा के द्वारा ब्लॉक किया जाता है। आप इस स्लाइड को लेंगे। जी सर। तो अभी ये बुक बिल्डिंग ऑफर, इसमें जैसे कि एक रेंज दिया जाता है, जैसे सर ने कहा, तो एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। समझो एक रेंज है 20 to 24 रुपीज का। इसमें 20% का ही गैप हो सकता है। द लोएस्ट जो अमाउंट रहेगा उसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है, और हाईएस्ट जो रेंज अमाउंट रहेगा वो रेंज में उसे कैप प्राइस कहा जाता है। समझो कंपनी आ रही है 3000 शेयर्स मार्केट में लेकर। ये एक टेबल के साथ इसे अंडरस्टैंड करते हैं। अभी ये रेंज में आप आपके हिसाब से आप शेयर में अप्लाई कर सकते हो आईपीओ के शेयर्स के लिए। अभी समझिए मुझे 23 रुपीज पे अप्लाई करना है, तो और एक लॉट का साइज है 500, और 500 एक लॉट मुझे 23 रुपीज में अप्लाई करना है। समझिए नीरज सर को 24 जो हाईएस्ट कैप प्राइस है उसमें अप्लाई करना है 1000 शेयर्स। तो वो 1000 शेयर्स वो 24 रुपीज पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये बीड क्वांटिटी है 500, 1000, 1500, 2000, 2500, और बीड प्राइस जो हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट के रेंज में अपन सेट करते हैं, और क्यूमुलेटिव बीड क्वांटिटी। अभी समझिए 24 रुपीज पे 500 शेयर्स अप्लाई हुए हैं, 23 रुपीज पे 1000 शेयर्स अप्लाई हुए हैं, और टोटल क्यूमुलेटिव 24 और 23 के रेंज में 1500 शेयर्स अप्लाई हुए हैं। अभी नेक्स्ट है 22 रुपीज पे 1500 शेयर्स अप्लाई हुए हैं क्वांटिटी। तो टोटल जहाँ पे कंपनी 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई मार्केट में आई है, वो जो 3000 शेयर्स जहां तक उसे मिल जाते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है कि 22 रुपीज में 3000 उसे क्यूमुलेटिव बिड क्वांटिटी मिल जा रही है, एंड सब्सक्रिप्शन उनका 100% हो गया है। तो ये 22 रुपीज एक बुक कट ऑफ तय होता है। फिर कंपनी लीड मैनेजर के साथ डिसाइड करती है ये 22 रुपीज या उसके नीचे के वैल्यू में वो फिक्स करती है कट ऑफ प्राइस। ये कट ऑफ अगर समझो 22 रुपीज कट ऑफ फिक्स हुआ है लीड मैनेजर के साथ, तो ये 22 रुपीज के ऊपर 22, 23, 24 रुपीज में जिन्होंने अप्लाई किया रहेगा शेयर्स, उन्हें एक अलॉटमेंट दिया जाता है आरएनटी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के थ्रू। सो ये बुक रनिंग ऑफर एक डिमांड के हिसाब से एक अमाउंट प्राइस तय की जाती है, और जो भी वैलिड बीट्स है वो कट ऑफ जो डिसाइड हुआ रहेगा 22 रुपीज, उसके ऊपर के प्राइस पे जिन्होंने भी अप्लाई किया रहेगा उन्हें शेयर्स अलॉट होते हैं लॉटरी बेसिस पे। सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आइए हम तो जानने की कोशिश करते हैं कि बुक बिल्ड और फिक्स प्राइस इशू में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, फिक्स प्राइस इशू में जो प्राइस है वो पहले ही निवेशकों को बता दिया जाता है कि किस प्राइस के ऊपर आईपीओ आ रहा है, जबकि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक रेंज दी जाती है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटिव प्राइस रेंज। इसमें जो कट ऑफ प्राइस रहता है फिक्स इशू में फिक्स रहता है, जबकि बुक बिल्डिंग में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे आर अलाउड to bid at a cutoff price which makes the application valid. बुक बिल्डिंग इशू में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कट ऑफ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि अदर्स नहीं कर सकते हैं। फिक्स प्राइस इशू में जो डिमांड है वो लास्ट में पता लगती है, जबकि बुक बिल्डिंग इशू में जो डिमांड है वो रोज पता लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल के थ्रू जो रोज बुक बनती है तो रोज हम लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसमें पैसा, कितने लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई हैं। ये एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह से फिक्स प्राइस मेथड वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कंपनी है जिसको हम इश्योर बोलते हैं
वो एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है। मर्चेंट बैंकर ड्यू डिलिजेंस करता है। मर्चेंट बैंकर सेबी के साथ रजिस्टर्ड एक इंटरमीडियरी होता है। वो अपना ड्यू डिलिजेंस करता है। ड्यू डिलिजेंस में देखता है कि कंपनी क्या है, उसका उसका अतीत क्या था, उसके साथ जो लोग संबंधित है उनके ऊपर कुछ केस चल रहा है, उनका बिजनेस क्या है, हर चीजों को ड्यू डिलिजेंस करके एक रिपोर्ट बनाता है। लीड मैनेजर सेबी में एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करता है। प्रोस्पेक्टस फाइल होने के बाद जब स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल, सेबी के ऑब्जर्वेशन या दूसरे रेगुलेटर की अप्रूवल या ऑब्जर्वेशन आ जाती है, तो उसके बाद एक प्राइस डिसाइड करता है। उस प्राइस के डिसाइड होने के बाद वो आरओसी में प्रोस्पेक्टस फाइल करने के बाद इशू खुल जाता है। इशू खुलने के बाद जो निवेशक हैं अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू इशू बंद होता है। उसके बाद इशू से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें अलॉटमेंट, रिफंड प्रोसेस कंप्लीट होता है और लिस्टिंग प्रोसेस आ जाता है। ये एक प्रक्रिया है बुक बिल्डिंग मेथड की। बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है, आरटीए को अपॉइंट करती है, बुक रनिंग लीड मैनेजर को, लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करती है, अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। उसके बाद मर्चेंट बैंकर सेबी में प्रोस्पेक्टस फाइल करता है और जब सेबी की अप्रूवल आ जाती है, सेबी की अप्रूवल आने के बाद कंपनी प्राइस बैंड डिसाइड करती है। आरओसी में आरएचपी फाइल करती है। जैसे कि आपने देखा पहले कि प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है, यहाँ पर आरएचपी फाइल किया जाता है, क्योंकि आरएचपी में जो प्राइस है वो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि प्राइस तो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के द्वारा ही तय किया जाएगा। इशू खुल जाता है। जो निवेशक है वो स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल के द्वारा अपनी एप्लीकेशंस लगाते हैं। इशू बंद होता है। इशू बंद होने के बाद पता लगता है कि किस प्राइस के ऊपर निवेश इशू करेंगे। इसके बाद इशू के रिलेटेड सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाता है। हरीश जी अब आगे लेंगे आप। हाँ सर, मैं ले रहा हूँ। ये एक सैंपल फॉर्म है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, आपको कट ऑफ प्राइस दिया जाता है। जैसे अपन ने एग्जांपल के तौर पे देखा, लास्ट एग्जांपल में 22 रुपीज। वो आईपीओ खत्म, एक 5 डेज 3 डेज का आईपीओ विंडो रहता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तय होता है ये कट ऑफ प्राइस। सो आईपीओ में आप ये फॉर्म भरते वक्त एक कट ऑफ प्राइस का बॉक्स दिया जाता है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर जिनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख से नीचे है, तो आप ये कट ऑफ प्राइस को टिक कर सकते हो। बाकी अगर समझो 2 लाख के ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एक आईपीओ में, तो आप उसमें कट ऑफ टिक नहीं कर सकते हो। आपको कंपलसरी उसमें प्राइस, कौन से प्राइस पे आपको चाहिए और कितने क्वांटिटीज, वो आपको मेंशन करना रहेगा। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडीज कॉर्पोरेट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर स्टेटस है। सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इंडिविजुअल में काउंट होंगे। ये फॉर्म आपको बीएससी और एनएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, या फिर आपको ये फॉर्म्स आपके बैंक्स जहाँ पे आपका स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट है, वहाँ पे भी आपको ये फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म फिल करते वक्त आपको यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखना होता है, आपका नाम, डीमैट अकाउंट नंबर। अगर आपका डीमैट अकाउंट एनएचडीएल के साथ है तो आपका आईएन से डीमैट डीपीआईडी। डीमैट अकाउंट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक डीपीआईडी एंड एक बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। डीपीआईडी आपके आईएन से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 8 डिजिट का डीपीआईडी रहेगा। उसके नेक्स्ट 8 डिजिट आपके बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर से आइडेंटिफाई होंगे।
CDSL एक पूरा 16 डिजिट का अकाउंट नंबर रहता है और वो पूरा न्यूमेरिक नंबर्स रहेंगे, उसमें अल्फाबेटिक कुछ नहीं रहेगा। फिर नीचे आपको पैन कार्ड नंबर आपका एंटर करना रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। आप अगर कट ऑफ प्राइस पे टिक नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आपको अप्लाई करने हैं। समझो एक लॉट का साइज है 10, तो आप इन मल्टीपल ऑफ 10 में ही आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हैं। फिर जो भी रेंज में आपको 20 to 24 का रेंज है, तो समझो आप समझिए आपको 20 रुपीज में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज लिखना रहेगा। ऑप्शन 2 भी आप एंटर कर सकते हो, ऐसे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको समझिए 10 शेयर्स आपको 20 रुपीज में अप्लाई करना है, 20 शेयर्स आपको 23 रुपीज में अप्लाई करना है, और नेक्स्ट 10 शेयर्स आपको समझिए 24 रुपीज पे अप्लाई करना है। सो कट ऑफ, सो इससे क्या होगा कि आपका अगर कट ऑफ प्राइस के नीचे रहेगा तो आपको एप्लीकेशन अलॉट होता ही नहीं है। कट ऑफ प्राइस और उसके ऊपर आपने अप्लाई किया रहेगा तो उसमें आपको चांसेस होते हैं लॉटरी बेसिस पे कि आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो और शेयर्स अलॉट हो। फिर आसबा, ये बुक बिल्डिंग ऑफर आसबा के थ्रू होता है, तो इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर और पूरा डिटेल्स भरना रहेगा कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट का ब्लॉक है, अमाउंट ब्लॉक करना रहेगा ये आईपीओ को के लिए, और फिर आपका सिग्नेचर, और फिर आपका बैंक अकाउंट एप्लीकेंट और बैंक अकाउंट होल्डर्स का सिग्नेचर आपको फॉर्म पे साइन करना रहेगा। नेक्स्ट। ये आप जहाँ पे भी आप ये फॉर्म सबमिट करोगे, वो स्टॉक ब्रोकर रहेगा या फिर आपके बैंक में जाके आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो उनके लिए ये कॉपी रहती है जहाँ पे वो रिकॉर्ड्स के लिए ये अपने साथ रखता है। नेक्स्ट स्लाइड। हरीश, would you share the slides please? Yeah, thank you very much. स्लाइड दिख रही है सबको? हाँ हरीश। ओके। जैसे हर्ष ने बताया था कि एसबा थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो आईपीओ में, तो जैसे आपने अप्लाई किया एसबा थ्रू, तो ये छोटा सा फॉर्म आएगा, तो उसमें इश्यू, ओपन डेट, क्लोज डेट, ये बेसिक फॉर्म है। तो ये फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ पे बताना है कि आपको कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1 2 3। तो उस हिसाब से बैंक डिटेल्स डाल के ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यूपीआई से अप्लाई कर रहे हो, तो यूपीआई में बेसिकली ये नॉर्मल फ्यू स्टेप्स है। जैसे आपने यूपीआई आईडी डाला, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको एक रिक्वेस्ट आएगा आपकी यूपीआई आईडी पे, तो आपको प्रोसेस करके पेमेंट करने के बाद आपको लास्ट में अप्रूव्ड का एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसके थ्रू आपको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने जो अप्लाई आईपीओ में अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा कि आपने सो एंड सो कंपनी के लिए आईपीओ में अप्लाई किया है, इतने इतने लॉट है, XYZ है, एक नोटिफिकेशन ईमेल आएगा। अगर आपको फिर अप्लाई हुआ, वो आईपीओ अलॉट हुआ, तो आपको इंटीमेट किया जाएगा कंपनी से एंड एक्सचेंज से कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। अगर थ्रू मेल, एसएमएस और पोस्ट से ये आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। अगर आपको फिर उसके बाद ये रजिस्टर्ड
आपको इंटीमेशन किया जाता है ये थ्रू NSDL एंड CDSL के। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे XYZ IPO आया था, तो वो IPO ओपन था September 7, 2020 को, और वो IPO क्लोज हुआ, जो बिडिंग क्लोज होती है वो September 9, 2020 को। तो ये टेबल में नीचे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि IPO कब आया था, उसकी लिस्टिंग कब होने वाली है, अलॉटमेंट कब है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कब होने वाला है, तो ये डिटेल्स आपको दिए जाते हैं। तो ये जैसे बताया था कि 75 पे 92% ये अप्लाई हुआ था, इसके रेशियो वाइज ये डिवाइड हो जाता है। अगर आपको IPO अप्लाई हुआ बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया और शेयर ट्रांसफर नहीं हुए, लॉट अलॉट नहीं हुए, और एल्स आपको IPO अलॉट नहीं हुआ बट आपके अमाउंट रिफंड नहीं हुए, तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं आपके RTA, जो रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट होता है। अगर आपको IPO अलॉट हुआ तो आप ये वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो। कोई कंप्लेंट होगी तो ये स्कोर्स पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, एंड ये वेबसाइट थ्रू भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो स्कोर्स पे वेब। आपको अगर IPO अलॉट हुआ तो आपको एक ईमेल आता है कि आपको सो एंड सो IPO अलॉट हुआ है, ये शेयर प्राइस है एंड ये अलॉटमेंट साइज है। अगर आपको देखना है कि आपको अलॉटमेंट कितना हुआ है, तो आप ये रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट के वेबसाइट पे जाके आप अपना पैन नंबर और एप्लीकेशन नंबर और DPID और क्लाइंट ID जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, उसके थ्रू आप ये डिटेल्स फिलअप करके आप देख सकते हो कि आपके अलॉटमेंट कैसे हुए। तो ये स्क्रीन है जहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद दिखेगा कि आपको IPO अलॉट कैसे हुआ है। एडवाइजर्स टू इन्वेस्टर्स, तो ये एडवाइस रहेगा कि आप जहाँ पे भी निवेश करते हो वो कंपनी सेबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप ग्रे मार्केट और जो सेबी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, अगर आप उसमें निवेश करते हो, अगर आगे जाके कुछ स्कैम हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ, तो सेबी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर आप किसी भी IPO में इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म्स आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म्स में कुछ भी हो सकता है। कुछ कोई रूमर हो सकता है, जैसे आपको कोई भी एक मैसेज आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है कि आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो XYZ कंपनी की, तो आपको इतना फिक्स रिटर्न्स आपको एवरी ईयर और एवरी मंथ मिल सकता है। तो ऐसे रूमर्स पे आप बिलीव नहीं करना है। अगर मार्केट बेरिश होता है तो पैनिक नहीं होना है। अगर बेरिश होता है तो कल जाके बुलिश भी हो सकता है, मीन्स आज नीचे है तो कल मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो इसके साथ ये सेशन मेरे एंड से कंक्लूड हो गया। थैंक यू वेरी मच। हर्ष, आप कंटिन्यू कर सकते थैंक यू हरीश, थैंक यू हरीश। नीरज सर, आपका कोई व्यू पॉइंट एडवाइस टू आवर इन्वेस्टर्स? यस, थैंक यू हर्ष, थैंक यू हरीश। आपने इंसाइट दिए किस तरह से हम लोग किस तरह से निवेशक IPO में निवेश कर सकते हैं। एज फॉर लास्ट वर्ड्स आई वुड लाइक टू से, क्योंकि मैंने बार बार अपने प्रेजेंटेशन में बार बार यही कहा है, किसी भी निवेशक को अफवाहों में आकर निवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी निवेशक को क्योंकि उसके दोस्त ने निवेश किया है ये सोचकर निवेश नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी निवेशक को ये आस रखकर कि लिस्टिंग में मुझे बेनिफिट हो जाए, ये सोच के बेनिफिट नहीं करना चाहिए। सभी निवेशकों को जोखिम पढ़कर, जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखे जाते हैं, उस जोखिमों को पढ़कर अपने जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। यही मेरे आज के इस पटल पर
सभी निवेशकों को अपील है, जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हो उसके हर एडवर्टीजमेंट में, हर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा जाता है इस निवेश के संबंधित क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। ये सब लेकर अगर आप निवेश करेंगे तो तभी आप एक जिम्मेवार निवेशक कहलाएंगे। धन्यवाद हर्ष। थैंक यू नीरज सर। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम एक एक करके वो क्वेश्चंस लेंगे। मैं देख रहा हूँ इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका मैं आंसर ये देना चाहूंगा कि अ, कोई भी एक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है, उसके एसोसिएट्स हैं, अगर वो उन लोगों के साथ ही व्यापार कर रही है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये व्यापार ठीक है? अगर मैं अपनी सब्सिडरी के साथ ही व्यापार करूं और मैं दिखाऊं कि मेरी टर्नओवर इतना बढ़ गया, वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जो भी कंपनी के ऐसे लोग जिन पर उनका ही कंट्रोल हो, इन लोगों के साथ अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसका डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। किसी ने ये भी लिखा है कि वेयर कैन वी फाइंड रिसर्च रिपोर्ट, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, आरओसी फाइलिंग्स। देखिए आरओसी फाइलिंग्स के लिए हर एक कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड रहती है। आरओसी में जाकर वहां पर पब्लिक इंस्पेक्शन करके डॉक्यूमेंट मिलते हैं, उन सबको वेरीफाई किया जा सकता है। इस काम के लिए जो भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में रहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी हेल्प लेकर इन डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। हर्ष, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, सर अमाउंट डेबिटेड बट शेयर नॉट क्रेडिट, व्हाट टू डू। आई थिंक एनएसडीएल इसको अच्छे से आंसर कर सकता है। सर इसके लिए आप एक सेकंड। सर आप आरटीए एजेंट के साथ एक बार कांटेक्ट कीजिए। कंपनी का आरएनटी एजेंट जो होता है, आपको एनएससी या बीएससी के वेबसाइट से आपको डिटेल्स मिल जाएगा, या फिर आपको उसका जो ऑफर डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें भी आरटीए एजेंट के बारे में डिटेल्स दिया रहता है। उन्हें एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, आपको उस वहां से रिजोल्यूशन मिलेगा। हर्ष, लगता है दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट हाँ विद सर, हाँ एनएसडीएल हाँ। एंड व्हाट इज चार्जेस। सर डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एनएसडीएल के साथ आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को के पास जाना रहेगा। ये एनएसडीएल के एजेंट्स होते हैं। आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के एनएसडीएल के एजेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के डिटेल्स आपको एनएसडीएल के वेबसाइट पे मिल जाएगी, और मैं थोड़ी देर में आपको वो लिंक भी आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पे आप डिटेल्स पूरी जान सकते हैं। और चार्जेस आपको एनएसडीएल कोई चार्जेस इन्वेस्टर्स के पास से कलेक्ट नहीं करता है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को चार्ज करता है। सो और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स को चार्ज करता है। सो चार्जेस वेरीज फ्रॉम ईच डीपी टू ईच डीपी। सो चार्जेस के बारे में आपको वो डीपी ही जानकारी देगा, डिटेल जानकारी।